मेरा नाम निखिल है। मैंने लड़का होते हुए भी खुद पर बहुत कंट्रोल किया था। कहते हैं कि लड़के बहुत जुनूनी होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे सौतेले पिता के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे किसी शिकार को बेबस देखकर दरिंदा खुश होता है। बिल्कुल इसी तरह। कहने लगे कि घर से निकल जाओ, कोई काम धंधा करोगे, पैसे लेकर आओगे, तभी तुम्हें इस घर में रखा जाएगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और ये खाना भी तुम्हारे लिए नहीं है। जमीन पर बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था। अगले ही लम्हे उन्होंने मेरे हाथ से खाने की थाली छीन ली थी और जमीन पर फेंक दी। थाली में रखा हुआ खाना, सब्जी, पूरी, दाल और चावल जमीन पर बिखर गए थे। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। आज मेरी माँ ने मुझे मेरे सौतेले पिता की गैर मौजूदगी में खाना दे दिया था। मैं खाना खाने बैठी रहा था जब मुझे याद आया कि मुझे अपने सौतेले पिता के सर दर्द की दवाई लेने के लिए जाना है। मैंने पहले उनका काम किया, और जब मैं दोबारा खाना खाने के लिए घर वापस आया और खाना हाथ में लेकर खाने ही जा रहा था, तभी मेरे सौतेले पिता कपिल गर्ग घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझे खाना खाते हुए देख लिया था। तभी वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। मेरी उम्र अभी सिर्फ 14 साल की थी जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मैं अपने आंसुओं को बहने नहीं दे सकता था। कहते हैं कि पिता का दिल अगर अपनी औलाद के लिए सख्त होता है तो माँ का दिल हमेशा अपनी औलाद के लिए नरम रहता है। माँ कभी अपनी औलाद को भूखा सोने नहीं देती, मगर मेरी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली थी। मेरे लिए दूसरा पिता चुन लिया था। ये पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरे सौतेले पिता के पास पहले ही एक जवान बेटा और बेटी थी। मेरी माँ इनसे शादी करके इस घर में आ गई थी। मेरे सगे पिता, मेरे बाबूजी, जिनको मैं प्यार से बाबूजी कहकर बुलाया करता था, वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। काफी समय से मेरे बाबूजी के सीने में दर्द उठता था। हमें लगा कि मामूली सा दर्द है, एक न एक दिन खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, बल्कि मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी के मरने पर सबसे ज्यादा सदमा मुझे हुआ था, क्योंकि वो मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि अपने घर का दीपक कहा करते थे। उनका कहना था कि उम्मीद है कि मेरे घर का दीपक हमेशा चमकता रहेगा। निखिल, तुम मेरे दीपक हो और तुम्हें हमेशा जगमगाते रहना है बेटा। मैं अपने बाबूजी से कहा करता था कि मुझे आपकी बात का ये मतलब कभी समझ नहीं आता। शायद बाबूजी को पता चल गया था कि आने वाले समय में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हमेशा वो मुझे सतर्क करते रहते थे। जब वो इस दुनिया से चले गए तो मेरी दुनिया में जैसे अंधेरा ही हो गया था। मैं ज्यादा छोटा भी नहीं था। मेरी माँ चाहती तो मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेरे बाबूजी का घर बेच दिया। कपिल गर्ग जैसे कारोबारी आदमी से शादी कर ली। मेरे सौतेले पिता का कारोबार लकड़ी का था। वो लकड़ी का फर्नीचर बनाया करते थे। उनकी अपनी दुकान थी जहां वो खुद भी काम करते थे और उनका बेटा भी उसी दुकान पर काम किया करता था। जब मैं इस घर में आया तभी से मैं उनको पसंद नहीं था। उनकी पत्नी मर चुकी थी। मेरी माँ सुंदर थी, उनको मेरी माँ पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने मेरी उम्र के बच्चे होते हुए भी मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली थी। मेरी माँ तो इस आदमी के घर में आने के बाद खुश थी, लेकिन मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली गई थी। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो तब होता था जब मेरी माँ मुझे मेरे सौतेले पिता से जलील होते हुए खामोशी से देखती रहती थी। उनको अपने बेटे पर जरा तरस नहीं आता था। वो जिस दिन से इस घर में आई थी उसी दिन से अपने दूसरे पति की होकर रह गई थी। शायद वो भूल गई थी कि वो यहाँ अपने एक बेटे को भी लेकर आई थी। मेरे सौतेले पिता कपिल जी की एक 12 साल की बेटी मोनिका थी और एक 15 साल का बेटा लकी था। उन दोनों को मैं एक आंख नहीं भाता था। ये दोनों मुझे तंग करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। कपिल जी ने कभी मुझे अपना बेटा स्वीकार नहीं किया था। उन्हें मेरी माँ के रूप में पत्नी तो मिल गई थी, लेकिन मुझे अपने बाबूजी के मरने के बाद दोबारा से पिता का प्यार नसीब नहीं हो सका। उन्होंने मुझे इस घर में अपना नौकर समझकर एक्सेप्ट कर लिया था और अब घर के सारे ही काम वो मुझसे करवाया करते थे, और मेरी माँ भी हमेशा इस सब में खामोश रही थी। उन्होंने कभी अपने बेटे की तरफदारी नहीं की थी। अगर मुझसे कभी किसी काम में कोई गलती हो जाती तो मेरे सौतेले पिता और उनके दोनों बच्चे मुझ पर बहुत लान तान करते थे। कभी उन्होंने अपने पति से ये नहीं कहा था कि तुम मेरे बेटे को हमेशा डांटते क्यों रहते हो। मैंने जब शुरू में अपने सौतेले पिता का बुरा बर्ताव अपने साथ देखा तो अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये आदमी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, मुझे प्यार की नज़र से भी नहीं देखता।
माँ ने कहा, बेटा वो तेरे पिता हैं, अगर तुझे कभी डांटते हैं तो तेरे फायदे के लिए ही डांटते हैं, तू गलती मत किया कर तो वो तुझे डांटेंगे भी नहीं। मुझे अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगी थी। कभी मेरे बाबूजी ने तो मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया था और ये आदमी दिन रात मुझे डांटता रहता था। बार बार मुझसे बाजार से कोई ना कोई सामान मंगवाता रहता था। अगर मुझे कोई सामान लाने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो मुझ पर हाथ तक उठा लिया करता था। घर में झाड़ू बर्तन भी यहाँ मुझसे ही करवाए जाते थे। मेरे दोनों सौतेले भाई बहन भी अपने सारे काम मुझसे करवाया करते थे। अपना सारा होमवर्क और अपने खाने पीने का सारा सामान भी बाजार से मुझसे ही मंगवाया करते थे। मुझे 1 मिनट को भी आराम नहीं मिलता था। आज जब उन्होंने खाने को जमीन पर फेंक दिया तो वो मेरी मजाक बना रहे थे और कहने लगे कि खाना जमीन पर गिर गया है, अगर इतनी ही भूख लगी है तो जमीन से चुनकर खा लो। बहुत देर तक मैं खामोश रहा। जब वो बार बार मेरी मजाक बनाते रहे तो मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा कि मेरा भाग्य मेरा ऊपर वाले ने लिखा है। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया करते थे। कहते थे कि तुम दीपक हो और हमेशा जगमगाते रहोगे। आज अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा है तो एक दिन मेरी जिंदगी में ढेर सारी रोशनी भी आएगी। मुझे उम्मीद है अपने बाबूजी के दिए गए आशीर्वाद पर एक दिन जरूर मैं कामयाब हो जाऊंगा और फिर मुझे आपकी इस लानत भरी रोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शायद यही शब्द थे जो मैंने उसी समय सीखा और मुझे नहीं पता था कि ये शब्द मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखने वाले हैं। मेरे सौतेले पिता बहुत चालाक आदमी थे और शायद इसलिए उन्होंने मेरी माँ को अपनी बातों में पूरी तरह से काबू करके रखा था। तभी तो वो मेरी तरफ से उनको कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा मेरे सौतेले पिता ने मुझसे कहा कि मुझे तो तुम्हारी मौजूदगी इस घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे खून नहीं हो, तुम अपने पिता के साथ क्यों नहीं मर गए। माँ के सामने वो तसल्ली देने के लिए कभी कभी वो मुझसे मीठे बोल बोल दिया करते थे, लेकिन उनके पीछे हमेशा मेरे साथ अपनी नफरत ही जाहिर किया करते थे और मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता था। जब मेरे बाबूजी जिंदा थे तब मैं शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी माँ ने इस इंसान से शादी कर ली तब यहाँ मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरे सौतेले पिता का कहना था कि तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर के हमेशा नौकर बन के रहना। तुम्हें यहाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, यही बहुत है। तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हारे पहले पिता ने उठा लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। अब मैं इस घर का नौकर बन चुका था जो सुबह से लेकर शाम तक इन सब की गुलामी किया करता था और फिर भी सबकी गालियां सुनता था। सामान लाने में देर क्यों करती, मेरी टांगे ठीक से क्यों नहीं दबाई, तुम निखट्टू हो, बेकार हो। मेरी माँ सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाया करती थी। मैं कहता था कि माँ, मुझसे इस घर में बहुत काम करवाया जाता है, तो वो कहती थी कि बेटा ये घर तुम्हारा ही है, इस घर में रहना है तो इन लोगों का काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ तो इस घर की मालकिन बन गई थी क्योंकि इस घर में उनको बहुत इज्जत दी जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा पराया ही समझा गया। अगर मेरी माँ को कभी कभी मुझ पर तरस आ भी जाता तो वो भी कपिल जी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। लेकिन आज जब उन्होंने मेरा खाना जमीन पर फेंक दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। मैं इस जुल्म के आगे सिर्फ अपनी माँ की खातिर झुकता था। सोचता था कि मेरी माँ इस घर में खुश है। मैं जब भी अपने सौतेले पिता से या उनके बच्चों से कुछ कहने के लिए जाता तो वो मुझे डांट दिया करती थी, मुझसे नाराज हो जाती थी और कहती थी कि अगर तुम्हें अपनी माँ को सुकून से इस घर में देखना है तो इन लोगों की बातों को बर्दाश्त करना होगा और गलती हर बार तुम्हारी ही होती है। तुम्हें मेरे पति का एहसान मानना चाहिए कि उसने तुम्हें इस घर में जगह दी, वरना आजकल कोई गैरों के लिए कुछ नहीं करता। माँ एक दिन गुस्सा करती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, लकी कह रहा है कि तुमने उसका होमवर्क ठीक से नहीं किया, जल्दबाजी में तुमने उसका असाइनमेंट खराब कर दिया। बेटा तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, इस घर में रहना होगा तो इन लोगों की बात माननी होगी, उनके काम करने होंगे, वरना ये लोग तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और शायद तुम्हारे साथ साथ मुझे भी निकाल दें। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से भले ही चले जाओ लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी माँ के ये शब्द सुनकर बेबसी से उनको देखा। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या वो बाबूजी के मरने के बाद इतनी बदल गई थी कि उन्हें अपना सगा बेटा भी दिखाई नहीं देता था। मैंने माँ से लकी की शिकायत करनी चाहिए
तो उन्होंने उल्टा मुझे रोक दिया और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। माँ के शब्द हमेशा मेरे लिए सख्त होते थे। वो यहाँ आने के बाद बहुत बदल गई थी। मैं खामोश हो जाता था। मैं किसी के सामने तो नहीं रोता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उससे मैं अकेले अकेले रोया करता था। इन सब की वजह से मेरे बचपन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। कपिल जी ने कह दिया था कि स्कूल नहीं जाएगा, इसे हम यहीं पर अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने मुझे इशारा देकर खामोश करवा दिया कि अपने पिता के आगे कुछ मत बोलो। मेरी माँ ने तो मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस फैसले की वजह से उनके बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अब मेरा दिन सुबह सवेरे शुरू होता, इन लोगों के सारे काम करने में ही खत्म हो जाता था। मुझे अपने लिए भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे इस घर में प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी नहीं। मैं तो इस घर में अपनी मर्जी के मुताबिक खाना भी नहीं खा सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो बाबूजी माँ से कहकर मेरी पसंद का खाना बनवाते थे। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद थी। माँ मेरी पसंद का खाना बनाने के साथ साथ मेरे लिए चावल की खीर भी बनाया करती थी। लेकिन इस घर में आने के बाद तो वो मेरा जन्मदिन भी भूल गई थी। मुझे अपना जन्मदिन अच्छे से याद था। मैंने माँ से कहा, माँ मेरे लिए चावल की खीर बनाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है। कपिल जी ने ये बात मुझे अपनी माँ से कहते हुए सुन लिया था। उन्होंने कहा कि हमारे घर में फालतू का राशन नहीं आता जो तुम पर बर्बाद किया जाए। उन्होंने माँ से कहा, रेवती देखो, तुम्हारे बेटे का यहाँ पहले ही बहुत ख्याल रखा जाता है, इससे कहो कि इसे ज्यादा फरमाइश करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आया था। उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि अपने पति की बात मान ली थी। वो खामोश खड़ी रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन माँ ने कहा कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहती हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। लेकिन माँ मुझे छोड़कर मोनिका को अपने साथ लेकर चली गई और मैं घर में इधर से उधर काम करने में लगा हुआ था। मैं अपनी माँ की आंखों में देख चुका था, जहाँ मेरे लिए बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही थी। वो मुझे साथ लेकर नहीं गई तो क्या हुआ, जाते समय मुझे तसल्ली तो दे ही सकती थी। मैंने फिर से अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ किए और सोचा कि अगर मेरे बाबूजी आज जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना न पड़ता। माँ तो अपनी सौतेली बेटी के साथ घर से चली गई थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद जब कपिल जी घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने माँ को आवाज़ लगाई। जब मैंने उनको बताया कि माँ घर में नहीं है, मोनिका के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। पहले तो कपिल जी काफ़ी देर तक कुछ सोच विचार करते रहे। उनके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई थी। इतने में लकी भी स्कूल से आ गया। उसने अपना बैग फेंककर मेरे मुंह पर मारा और कहने लगा कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से उसके लिए पानी ले आया, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। उसने गुस्से में गिलास जमीन पर दे मारा और कहने लगा कि तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। ये सब कुछ कपिल जी बैठे हुए देख रहे थे। लकी मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने चिल्लाते चिल्लाते मुझे गाली भी दी थी, साथ ही मेरे बाबूजी को भी गाली दी। जब उसने मेरे बाबूजी को गाली दी तो मेरा खून खौल उठा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे उसके सर पर जोर से मार दी। मुझे ऐसा करते देखकर कपिल जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? उनके कहे शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मैं कहाँ जाऊंगा। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती से हो गया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी किसी रिक्वेस्ट का उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि आइंदा यहाँ वापस मत आना। तुम्हारी माँ को हम बता देंगे कि तुम घर से भाग गए हो। उन्होंने मेरे कमरे में जाकर मेरे थोड़े से कपड़े मुझे दे दिए थे और कहा था कि जाओ यहाँ से, अब मत आना यहाँ, और अगर तुम वापस आए तो मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया था और मैं बाहर खड़ा रहा। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इधर उधर चलते चलते मुझे रात हो गई थी। घर के दरवाजे पर जो आखिरी ठोकर मुझे लगी थी वो मेरे दिल पर गहरी हो चुकी थी कि मैं कहाँ जाऊँ। ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं एक सुनसान गली में दुबक कर बैठ गया। आंखों में आंसू थे और पेट में बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। लेकिन जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था वहाँ कुत्ते आ गए और मेरे पास आकर जोर जोर से भौंकने लगे। मैं उनसे डरकर तेजी से भागने लगा। कुत्ते मुझे सुनसान सड़क पर देखकर
मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं मुझे काट न ले। वो 2 कुत्ते थे। उसके बाद मैं तेजी से सड़क पर भाग रहा था, खुद को उन कुत्तों से बचाने के लिए, जब अचानक सामने से सड़क पर आई हुई एक बड़ी सी गाड़ी की मुझसे टक्कर हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि गाड़ी रुक गई थी और मैं पूरा जमीन पर नहीं गिर सका था। मेरे पीछे कुत्ते थे। जल्दी से गाड़ी में से एक बड़ी उम्र का आदमी निकला और उसने कुत्तों को डांट कर भगाया। मैं सहम कर एक तरफ खड़ा हुआ था। मैंने देखा वो आदमी बड़ी सी गाड़ी में आया था। उसने सूट बूट पहना हुआ था, रंग गोरा और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, तुम इस सुनसान सड़क पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मौके पर आ गया, वरना ये कुत्ते तुम्हें काट लेते। मैं उनकी बात पर पूरी तरह से खामोश रहा। मुझे डरा सहमा देखकर वो समझ गए थे कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अकेले हो? मैंने कहा जी, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा और फिर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में लेकर आ गए थे। ये घर उनका था। उन्होंने कहा कि आओ बेटा, ये मेरा घर है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं गाड़ी से उतर गया था। उन्होंने कहा कि चलो घर के अंदर। मैं नहीं जानता था कि ये फैसला सही है या गलत। मैं उनके साथ उनके घर के अंदर आ गया। अंकल जी का घर बहुत बड़ा था। ये घर मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उन्होंने कहा बेटा, तुम यहाँ महफूज हो, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने समय के बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहकर पुकारा था। मुझे अपने बाबूजी की याद आ गई थी। न जाने क्यों उस आदमी में मुझे अपने बाबूजी नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे पेट भर के खाना खिलाया और एक कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। अगले दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी जिंदगी के बारे में पूछने लगे। मैंने उनको अपनी जिंदगी में होने वाले एक एक पल के बारे में बता दिया था और ये भी बताया था कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे करूँ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम सच में आगे पढ़ना चाहते हो? मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। उनकी बात पर मुझे ऐसा लगा जैसे शायद जिंदगी मुझे दोबारा से मौका दे रही है। उन्होंने कहा बेटा, अगर किस्मत ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है तो मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक रोशनी जाग गई थी। मैंने कहा कि जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अब नहीं रुकना। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी। मैं ही नहीं बल्कि इस घर में उन्होंने और भी बच्चों को जगह दी हुई थी जो गरीब थे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिनको वो अपनी जिम्मेदारी पर शिक्षा दिलवा रहे थे। अंगद जी एक अच्छे इंसान थे। उनका परिवार एक हादसे में मर गया था। तभी से उन्होंने ऐसे लोगों को अपने घर में जगह देकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं दिन रात मेहनत करने लगा। क्लास में सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। मैंने खुद को और दुनिया को साबित करना था कि मैं कुछ बन सकता हूँ। लेकिन किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। अंगद जी के घर में एक लड़का रहता था, आर्यन। उसको उन्होंने अपना बेटा बना रखा था। आर्यन एक मतलबी और घमंडी इंसान था। वो चाहता था कि अंगद जी की सारी जायदाद उसके कब्जे में रहे। उसने मेरा इस घर में रहना दुश्वार कर दिया था। वो मुझे हर तरह से तंग किया करता था। हालांकि बाकी सारे बच्चे मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। आर्यन ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। एक दिन आर्यन ने अचानक मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने अंगद जी को बताया कि उसने कमरे में पैसे रखे थे और वो पैसे मैंने चुरा लिए। ये सब सुनकर अंगद जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात को सही साबित करने के लिए आर्यन ने मेरे सामान से कुछ पैसे निकालकर दिखा दिए, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अंगद जी की नज़रों में गिर जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे यहाँ बचा लिया था, क्योंकि जो पैसे आर्यन ने अंगद जी को निकाल कर दिखाए थे वो पैसे एक लिफाफे में थे। अंगद जी ने कहा कि आर्यन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये पैसे तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में रखकर आया था थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि ये लिफाफा मैंने ही तुम्हारे कमरे की टेबल पर रख दिया था और तुम उल्टा निखिल पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो। तुमने खुद कमरे से पैसे गायब किए और इल्जाम तुम निखिल पर लगा रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें बिना बताए ये लिफाफा तुम्हारे कमरे में रखा था, तो फिर तुम इन पैसों को अपना कैसे बता रहे हो? मुझे तुम पर शर्म आती है। अंगद जी की बातें सुनकर आर्यन ने अपनी नजरें झुका ली थी। वो अंगद जी से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी जगह यहाँ कोई ले। मुझे लगा कि आप इस लड़के से ज्यादा ही मोहब्बत कर रहे हो, शायद इसे मेरी जगह देना चाहते हो।
अंगद जी गुस्सा होते हुए कहने लगे, हाँ मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था, लेकिन यहाँ हर बच्चे के लिए मेरे दिल में अपनी अलग जगह है। यहाँ कोई किसी की जगह नहीं ले रहा। याद रखो कि जिस तरह यहाँ निखिल आया है उसी तरह एक दिन मैं तुम्हें भी यहाँ लेकर आया था, तो फिर तुम ये हरकत कैसे कर सकते हो। आर्यन बार बार अपनी गलती की मुझसे और अंगद जी से माफ़ी मांग रहा था। मैंने उसे खुशी खुशी माफ़ कर दिया। अंगद जी अपने कमरे में आ गए थे और उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने आर्यन की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी थी। उनका कहना था कि बेटा, कुछ लोग तुम्हें इसी तरह से गिराएंगे और इसी तरह से उठाएंगे। तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। उनके शब्दों से मुझे आगे बढ़ने की तसल्ली मिली थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। फिर वो दिन भी आ गया था जिस दिन मुझे बेचैनी का इंतज़ार था, क्योंकि कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था। मैंने अंगद अंकल को बताया कि मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, ऐसे जैसे कोई अपनी औलाद के लिए होता है। उस दिन अंगद अंकल के एक दोस्त घर पर आए थे। अंगद अंकल ने उनको इसीलिए बुलाया था ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कर सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। मेरी काबिलियत देखकर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने स्कॉलरशिप का भी काफ़ी बंदोबस्त कर दिया। ये सुनकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना। अपनी मेहनत को हमेशा इसी तरह जारी रखना, तभी तुम कामयाब बन सकोगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन मुझे अपने बाबूजी की फिर से बहुत याद आई थी कि अगर आज वो जिंदा होते और मुझे इस मुकाम पर देखते तो कितना खुश होते। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ऊपर वाला हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। मैंने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था और मैं काफ़ी नर्वस था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। हमारे होनहार कॉलेज टॉपर यहाँ कैसे? ये आवाज़ आई। मेरा दिल 1 मिनट के लिए थम गया था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो सामने लकी खड़ा हुआ था, जो इतने सालों बाद भी मुझे पहचान गया था। ये वही था जो मुझे कभी मेरी औकात याद दिलाता था, जो अपने पिता के कहने पर मुझसे नफरत करता था। उसने कहा कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो लगा कि उस दिन घर से निकलने के बाद तुम मर गए होगे, मगर तुम तो अभी तक जिंदा हो, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम कैसे? मैंने खुद पर कंट्रोल किया और कहा कि मैंने अपनी कामयाबी के बलबूते पर यहाँ पर एडमिशन लिया है, तुम्हारी तरह सिफारिश लगाकर नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा था और अभी भी अच्छा नहीं होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओहो, जबान भी चल रही है। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंचाई पर जाओगे गिरना भी उतना ही दर्दनाक होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा जो जलन से भरी हुई थी। मैं बोला नहीं था क्योंकि ये जलन सिर्फ मेरा हौसला तोड़ने के लिए थी। मैं खामोश रहा क्योंकि मेरा जवाब मेरी कामयाबी थी। मेरे रिजल्ट के बारे में यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जानते थे, इसलिए वो मेरी इज्जत करने लगे। लकी ने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा था। वो हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहता था। मेरे कपड़ों पर, मेरे रहन सहन पर कमेंट पास करता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा इग्नोर किया और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। उस रात मैं अंगद अंकल के पास बैठा हुआ था, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, कुछ लोग तुम्हें फिर से ज़मीन पर गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं लकी की बातों को कभी भी अपने रास्ते की रुकावट में नहीं आने दूंगा। यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जिसकी उम्मीद रखते हैं। कभी कभी वो कुछ ऐसा सामने ले आती है जो हमें आजमाइश में डाल देता है। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था जब किसी ने मेरे सामने किताब रखी। उसने कहा, ये शायद तुम्हारे काम आ सके। मैंने सर उठाकर देखा। एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। नीला सूट, सिंपल सा लुक और आंखों में काजल, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मैंने कहा थैंक यू, मगर मुझे ये नहीं चाहिए थी। उसने कहा कि मैंने देखा कि आप बार बार लाइब्रेरी में यही बुक तलाश कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैंने उसे बुक लिया और थैंक यू कह दिया। वो मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी कि मेरा नाम शनाया है और तुम निखिल हो ना, राइट? मैंने गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ।
ये मेरी और शनाया की पहली मुलाकात थी और शायद मैं इस समय नहीं जानता था कि ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। वक्त गुजरता गया और यूनिवर्सिटी में मेरी और शनाया की दोस्ती बढ़ गई। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। एक दिन उसने हंसते हुए मुझसे पूछा, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैंने भी कह दिया कि मुझे जिंदगी ने हंसने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया। उसने कहा कि फिर शायद वक्त आ गया तुम्हें हंसना सिखाया जाए। शनाया की बातों में सच्चाई और अपनापन था और शायद इसीलिए मैंने पहली बार किसी से खुलकर बात करना शुरू किया था। लेकिन एक दिन हकीकत ने मुझे चौंका दिया जब यूनिवर्सिटी के मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि शनाया इंगेज्ड है। मेरे हाथ में जो बुक्स थी ये खबर सुनकर जमीन पर गिर गई और फिर मुझे ये भी पता चला कि उसका मंगेतर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और बहुत अमीर परिवार का रहने वाला है। ये सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा था, लेकिन मैं तो सिर्फ शनाया को अपनी एक अच्छी दोस्त समझता था। उसी रात में बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। मैंने खुद को समझाया कि शनाया और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मेरी जिंदगी में पहले ही इतनी मुश्किलें हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। मैंने खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत और अपने सपनों को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। यूनिवर्सिटी की जिंदगी तेज रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर मैं जानता था कि ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाला। शनाया के मंगेतर की मौजूदगी ने मेरे लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। वो एक अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा था, खूबसूरत था, घमंडी था। उसके लिए इस दुनिया में सब कुछ दौलत ही थी और जिस चीज को वो चाहता था उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही मानता था। मगर मुझे नहीं पता था कि शनाया का मंगेतर रोहन मेरे वजूद को अपना खतरा समझ रहा है। लेकिन जल्द ही उसका बिहेवियर बदलने लगा। पहले वो मुझे इग्नोर किया करता था और अब गलत कमेंट पास करने लगा था। उसने कहा कि शनाया को तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, वो तुम पर सिर्फ तरस खा रही है। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। उसने कहा था कि तुम अगर शनाया पर अपनी नज़र डाल रहे हो तो सोच लेना कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो मुझ जैसा लड़का डिजर्व करती है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसने मेरे खिलाफ एक खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। एक दिन यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि मैंने यूनिवर्सिटी की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। सारे स्टूडेंट मेरे कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखा था। मेरा कैरेक्टर पूरी तरह से साफ था। एक ऐसा वीडियो था जिसमें दिखाया जा रहा था कि मैं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से एडिटेड था। ये खबर पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी और सब लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। सब मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैं अपनी इज्जत को बचाना चाहता था। मैंने देखा था कि रोहन अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। मेरा वीडियो देखकर तो शनाया भी मुझसे दूर हो गई थी और उसने कहा था कि निखिल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर ये सब क्या है? मैं उसे बताना चाहता था कि ये सब कुछ झूठ है, मगर उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। रोहन हर तरह से यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि उसने सबसे ज़्यादा तो शनाया को मेरे खिलाफ कर दिया था। शनाया इस वीडियो पर इतना भरोसा कर रही थी कि उसने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया था। उसने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया। यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लग रही थी। ये वीडियो पूरी तरह से एडिट थी, मगर इतनी होशियारी से की गई थी कि आम लोग इसमें फ़र्क नहीं समझ सकते थे। रोहन ने सबसे कहा कि मैं नहीं कहता था कि गरीब लड़के इसी तरह के होते हैं। जहाँ लड़की दिखाई दी उन पर अपनी नियत टपका दी। ये सोची समझी साजिश थी जो मेरे खिलाफ की गई थी। मैंने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं ये इल्ज़ाम गलत साबित करके रहूँगा। अगर मैं खामोश रहा तो झूठ हमेशा सच समझा जाएगा। मैं सीधा यूनिवर्सिटी के डीन के पास गया, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मैंने उनको बताया कि वीडियो झूठी है, ये इल्ज़ाम गलत है और मैं इसको साबित करने के लिए सबूत ला सकता हूँ। डीन ने मुझे सच्चाई साबित करने के लिए समय दिया और कॉलेज के IT डिपार्टमेंट ने वीडियो की जांच की और जल्द ही हकीकत सामने आ गई। ये वीडियो एडिट की गई थी और किसी ने जानबूझकर इसे बनाया है। यूनिवर्सिटी के सब लोग हैरान रह गए थे। जो कल तक मुझे बदनाम कर रहे थे, आज शर्मिंदा खड़े थे। सच्चाई सामने आने के बाद रोहन को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उसके पेरेंट्स तक जब ये खबर पहुंची
तो उन्होंने अपने बेटे को बेइज्जत होने के डर से अब्रॉड भेज दिया। इधर शनाया मुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इस हादसे के बाद मैं जान गया था मेरे रास्ते में बहुत कांटे आएंगे। रोहन के चले जाने के बाद शनाया कुछ दिनों तक खामोश रही। फिर एक दिन उसने यूनिवर्सिटी के गार्डन में मुझसे मुलाकात की। कहने लगी कि निखिल, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या कहना है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने सोचा है हम दोनों के बारे में? वो रुक गई, शायद वो बोलने के लिए कुछ शब्द ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है आई लाइक यू, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें। मेरा दिल 1 मिनट के लिए खामोश हो गया था, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल पा लिया। शनाया, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, क्यों? रोहन तो अब हमारी जिंदगी से जा चुका है, तुम्हें अब किसी का डर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, शनाया, ये डर की बात नहीं है, ये मेरी जिंदगी, मेरे सपनों और मेरी इज्जत की बात है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान किसी के साए में छुप कर रहे। मुझे किसी काबिल बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। शनाया ने गौर से मेरी तरफ देखा। उसने कहा, क्या मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे दिल में निखिल? मैंने कहा, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे सपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन मैंने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होते ही मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और अपनी मेहनत के बलबूते सिलेक्ट भी हो गया। अंगद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिर ये सब कुछ उनकी वजह से ही तो मुमकिन हो पाया था, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता। उन्होंने मेरे गले लगकर कहा कि बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, सब्र और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मैंने उनके हाथ चूम लिए और कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नौकरी का पहला दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने जिस दुनिया के बारे में हमेशा सोचा था, अब मैं उसका हिस्सा बन चुका था। लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था, इज्जत और वो सब कुछ हासिल कर चुका था जिसकी मुझे तमन्ना थी। मैं अपने काम में बिजी था जब एक दिन अंगद जी ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा दिल डर गया था। उन्होंने बताया कि निखिल, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं तो जैसे शॉक्ड रह गया था। क्या? उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बीमार हो चुकी है। उसको एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से तुम्हारा पिता उसका इलाज करवाते करवाते अपना सब कुछ खो बैठा। उसको भी उसके कारोबार में नुकसान हो गया और वो लोग सड़क पर आ गए। ये खबर मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं नहीं जानता था कि इस बात पर खुशी मनाऊं या फिर अफसोस करूं। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि कपिल जी, मेरी माँ और उनके बच्चे किराए के घर में रह रहे हैं। समय ने उनसे अपना बदला ले लिया था। मैं खामोश रहा। मैं जानता था कि उस समय मेरे दिल में उन लोगों के लिए रहम नहीं था, लेकिन क्या सच में मुझे उन पर खुश होना चाहिए? एक दिन ऑफिस से वापस आने पर मैंने किसी को अपने सामने देखा, लकी और मोनिका। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सख्ती से पूछा था। लकी ने कहा कि हम तुमसे कुछ कहने के लिए आए हैं। मैंने कहा, अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। ये कहकर मैं आगे बढ़ने लगा तो मोनिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि भैया, एक बार हमारी बात तो सुन लो। मैंने कहा, जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी तब तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग तो खामोशी से मेरा तमाशा देखा करते थे। मेरी बात पर वो दोनों खामोश हो गए। हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। पापा तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की जान तुम पर अटकी हुई है। एक बार तुम हमारे साथ अपने घर चलो तो शायद वो सुकून से मर सके। उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। पापा ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। पापा ने हमें यहाँ भेजा है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा तुम्हारी माँ के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ सुकून से मर सके तो प्लीज़ एक बार अपनी माँ से मिल लो। मैंने गुस्से में कहा कि मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम लोग कभी मेरा परिवार नहीं बने और मेरी माँ ने तुमको अपना परिवार बनाया। मैं अकेला हूँ और मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लकी फिर से मेरे रास्ते में आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं जानता हूँ निखिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। प्लीज़ निखिल। मैंने उन लोगों की एक न सुनी और मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ गया, मगर घर आकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। भले ही मेरी माँ ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया था। वो मेरी माँ थी,
मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि ऊपर वाला उनको ठीक कर दे। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि कपिल जी वहां लकी के साथ खड़े हुए थे। मैंने उनको इग्नोर किया और अपने केबिन में चला गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद नौकर आया और उसने कहा कि सर, आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। कौन है? उन्होंने कहा कि एक आदमी और एक लड़का है। उन्होंने कहा कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं समझ गया था। मैंने कहा ठीक है, उनको मेरे केबिन में भेज दो। वो दोनों चलते हुए मेरे केबिन में आए। आज मेरे सौतेले पिता के चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। आज उनके चेहरे पर परेशानी थी। आज उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वो मुश्किल भरे हालात से गुजर रहे हैं। वो दोनों बाप बेटे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। कपिल जी ने हाथ जोड़े और कहने लगे कि बेटा, हम बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। मेरा सारा कारोबार ठप हो चुका है। लकी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वो किसी काबिल नहीं है। तुम इसे यहाँ नौकरी पर रखवा दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुना है कि तुम यहाँ के मैनेजर हो और इंटरव्यू भी तुम ही लेते हो। मैंने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा कि कौन सा बेटा, किसका बेटा? मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ और आपका बेटा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर आपने किस हक से मुझे अपना बेटा कहा? उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदों से आया हूँ। उधर तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, और इधर। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमें एहसास हो गया, हम गलत हैं बेटा। मैंने कहा तो अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि बस तुम हमें माफ़ कर दो और लकी को यहाँ नौकरी दिलवा दो ताकि कुछ पैसे आ जाएं हमारे पास, और खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये वही लोग थे जो कभी मेरी बेइज्जती किया करते थे, मेरी जिंदगी नरक बना दिया करते थे, और आज उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। मैंने कहा मैं माफ़ कर सकता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भूल नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मगर याद रखो कि वक्त सबका आता है। जब आपको हक हासिल था तब आपने जुल्म किया। आज जब मैं ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें वही दर्द लौटाने के बजाय एक मौका दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे सौतेले पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी कंपनी में लकी को नौकरी दिलवा दी थी। ये बात पूरे ऑफिस में खुल गई थी कि लकी और उसके पिता ने मेरे साथ क्या किया। सब लोग उन दोनों के बारे में बातें बना रहे थे, मगर मैंने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। सब लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ऑफिस में मेरी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग कहने लगे कि ये लड़का चाहता तो अपना बदला भी ले सकता था, लेकिन इसने अपना दिल बड़ा किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी से उनके जैसा ही बदला ले तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऊपर वाले ने उनको उनके किए की सज़ा दे दी तो फिर मैं कौन होता हूँ दोबारा से उनको सज़ा देने वाला। उन पर रहम करने से मेरी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई और मैं अपने लिए इज्जत ही कमाना चाहता था। एक दिन लकी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? चलो ना निखिल, वो तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने अपना यहाँ भी दिल बड़ा किया और मैं अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर चला गया। कई सालों के बाद मैं इस घर में वापस आया था। इस घर को देखकर मुझ पर होने वाला एक एक अत्याचार मुझे याद आया, और जब मेरी नज़र अपनी माँ पर गई तो फौरन ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोऊं, लेकिन मेरी माँ इस काबिल नहीं रही थी। मैंने उनको माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे देखकर वो अपने हाथ जोड़ रही थी। मैंने उनसे कहा कि माँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। माँ, मैं पहले ही आपका बेटा हूँ। आप शायद अपने बेटे को भूल गई थी, लेकिन अभी भी आपका दर्जा और आपका हक ज़्यादा बड़ा है। मैंने इतना कहा कि मेरी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो सुकून की मौत मर सकी। मुझे अपनी माँ की मौत पर अफसोस हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना अफसोस मुझे जब हुआ करता था जब मैं इस घर में रहता था और अपनी माँ को बदलते हुए देखता था। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ ठीक से हो गया। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया क्योंकि मेरे खिलाफ रहने वाले लोगों का अंजाम मैं अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया जब एक दिन मेरा सामना अपने ऑफिस में शनाया से हुआ, जो पूरे 1 साल के बाद भी मेरी मोहब्बत का इंतजार कर रही थी। उसने दोबारा से मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगी कि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी दुनिया में नहीं देखा। तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। वो मुझसे शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी और अब मैं भी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। मैंने अपना बिजनेस अलग से सेट कर लिया था और फिर मैं खुद एक कामयाब और काबिल इंसान बनने के बाद अपना रिश्ता शनाया के घर लेकर गया था।
उसके पिता बहुत खुश हुए थे और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। इस तरह इज्जत से मेरी शादी शनाया के साथ हो गई और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल गई और मेरे साथ इस दुनिया में जो जो जुल्म हुआ उस सब का बदला भी मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।